बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैनुल आबदीन साहब और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। इसलिए अहम है कि आज हम अमेरिका और चीन के दरमियान में जो कशमकश चल रही है, जो बिल आखिर एक बड़ी जंग पर जाकर मुंतज होगी, जैसा कि दुनिया के तमाम जो सियासी स्ट्रेटजिस्ट हैं उनका कहना है, और साथ साथ में हम भी, क्योंकि हमारा भी हिस्सा है, हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं और जियो पॉलिटिक के हम अपने मामलात पर हम नज़र रखते हैं। तो हमारी भी राय यही है कि ये जो सूरत हाल है ये काफ़ी गंभीर है, और बिल आखिर ये जो फ़ैसला होगा वो एक मैदान जंग में होगा, क्योंकि ये जो सूरत हाल अब इस वक्त तक यूँ है कि दुनिया पर अमेरिका की बालादस्ती मुसल्लम है, और उसका 2010 से जो अमेरिका को जो उसकी बालादस्ती को ख़तरात लाक हो गए थे रूस से, चीन से, ईरान से और दूसरे ममालिक से। तो इसकी वजह से वहाँ के उमरा ने ये फ़ैसला किया, जिसमें ज़्यादातर यहूदी हैं, जो सहनी हैं, जो कि एक्सट्रीमिस्ट यहूदी पर यकीन रखते हैं, जो ग्रेटर इसराइल पर यकीन रखते हैं, जो अजीम तर इसराइल पे यकीन रखते हैं। वो समझते हैं कि इसराइल ही सुपर पावर है, और वो अपने दज्जाल, जिसको अपना वो मसीहा कहते हैं, वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उनका ये ख़्याल है कि ये हम दुनिया पर अपनी बालादस्ती कायम कर लेंगे, और ये वक्त आ गया है कि हम मुसलमानों को इतना ज़्यादा खून में नहलाने के बाद वो अब ईसाइयों को खून में नहला रहे हैं, और ये कोरोना वायरस के ज़रिए से। तो अब इसमें दो बातें मैं मुख्तलिफ कह रहा हूँ, उसमें उसको जोड़ना है। वो एक तो ये बात मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका और चीन के दरमियान में बालादस्ती की एक जंग चल रही है, जो इस वक्त जो है बिल्कुल यानी मरहले पे आ गई है कि जिसमें फ़ैसला जो है मैदान जंग में होगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इससे जो है कि इजरायली जो है इमर्ज होकर आएंगे। तो दोनों बातों में इख्तलाफ इसलिए नहीं है कि इसके पीछे जो ताकत है, जो खुफिया ताकत है, जो डीप स्टेट है, वो इजरायलियों की ताकत है। तो अब सूरत हाल ये है कि हम बार बार ये लिख चुके हैं, और बार बार जो है द ग्रैंड चेस बोर्ड एक किताब का जिक्र कर चुके हैं कि दुनिया में जो अमेरिका अपनी बालादस्ती को कायम रखना चाहता है, इस जो नज़रिए के तहत जो अमेरिका अपनी बालादस्ती को कायम रखने की चाहता है, ये बात ब्रेज़िन्स्की ने, जो कि जिम्मी कार्टर जो अमेरिका के सदर थे 1970s में, उनका ये कहना था कि हमें अपनी बालादस्ती को कायम रखने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो जंग ही क्यों ना हो। और जब हम 100 साल की जंगों के बाद में, 100 साल की कोशिशों के बाद में, जिसमें हमने हुकूमतें चेंज की, हमने बहुत लोगों को मारा, हमने बहुत ज़्यादा लोगों को सिविल वार करवाई मुल्कों के अंदर, और इसके बाद में हम जो है यूरेशिया से ताकत का महवर अमेरिका ले गए हैं, और अब उसके बाद में हम कभी भी इसे अपना इस ताकत के महवर को हम यूरेशिया या यूरोप या अमेरिका से बाहर ले जाने नहीं देंगे। अब इस कशमकश के दौरान के अंदर ये मौका मिल गया है यहूदियों को, जो कि असल में अमेरिका को चलाते हैं, और अमेरिका ने, यहूदियों ने अमेरिका के ही ज़रिए से यानी ईसाइयों को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को बेदरेख 30 साल या 40 साल से मुसलसल वो मार रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं। या जगह जगह आप देख लीजिए कि बेगुनाह जो सबसे गरीब ममालिक हैं अफ्रीका के, सोमालिया ले लें आप, जो भी नाइजीरिया ले लें, या जो भी इलाका ले लें, जिसका भी नाम लेना चाहें वो आप ले लें, जिस पर हमने बहुत ज़्यादा कई ममालिक पर हमें याद है कि हमने कुछ 7-8 अफ्रीकी ममालिक पर हमने बाकायदा प्रोग्राम किए हैं, उनकी वहाँ की सूरत हाल बयान की है। जो हमने प्रोग्राम शुरू किया था 2013 में, तो वो सारी सूरत हाल में उनको बेपनाह तौर पर उनको मारा है, उनको शहीद किया है। अब उनको मौका मिला है कि क्योंकि मुसलमान बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उसने भारत को अपने साथ मिला लिया है। साथ साथ में इज़राइल ने चीन की और रूस को भी अपने साथ में किसी हद तक मिलाया हुआ है, और भारत को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। और ईसाइयों को अब असल में अब इसमें जो है कोरोना वायरस के ज़रिए से मरवा रहा है। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा तादाद जो अमेरिकनों में है
वो 24,000 से ज़्यादा बढ़ गई है, और जो है स्पेन की तादाद जो है वो 21,000 है, और इटली की तादाद मैंने 22,000 के करीब है, और फ्रांस 19,000 के लगभग है। तो अब ये सूरत हाल यूँ भी है कि जो चाइना का जो टर्मिनेशन पॉइंट था वन बेल्ट वन रोड का, वो इटली था। इस पर वो फ़ख्र भी करते थे, वो कहते थे तुम्हें पता है कि इटली वो जगह है जहाँ से कोलंबस गया था अमेरिका को दरियाफ्त करने। अब जो है दोबारा ये हो रहा है कि इटली के अंदर वन बेल्ट वन रोड का जो है वो टर्मिनेशन यहाँ पर आएगी और अब यूरोप में फैलेगी। तो अब सूरत हाल यूँ है कि इससे फ़ायदा उठा रहा है इज़राइल। अभी हम इज़राइल को वक्त पर छोड़ देते हैं, इस मामले को इस पर यूँ ले लेते हैं, अमेरिका और चीन को ले लेते हैं। तो इसमें जो अमेरिका के जो बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, जिसमें 4-5 स्ट्रेटजिस्ट हैं, और इस पर भी हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, चारों पाँचों का जिक्र करेंगे। लेकिन आज हम ख़ासूसी तौर पर स्टीवन बेनन का जिक्र करते हैं, जो कि एक अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट है, और वो 27 नवंबर 1953 में पैदा हुए। एक छोटा सा शहर है वर्जीनिया में, नॉर्थ फॉक जगह का नाम है। उसके वालिद जो हैं वो लाइनमैन थे AT&T के अंदर, और उसकी वालदा भी जो घरों में काम करती थी। लेकिन वो एक बहुत बड़े सियासी स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर उभरे। बड़ा वर्सेटाइल आदमी है ये स्टीवन बेनन जो है। इसने एक सहाफ़ी, ये बैंकर भी रहा, एक इन्वेस्टमेंट बैंक का ये चेयरमैन रहा है। फिर एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव रहा है ब्रिक न्यूज़ का, जो कि वहाँ पर एक अमेरिका के अंदर एक न्यूज़ एजेंसी है, उसका रहा है। फिर ये साथ साथ में ये फिल्में भी बनाता रहा है, इसका प्रोड्यूसर रहा है फिल्मों का, और काफ़ी फिल्में बनाई हैं इसमें। फिर बाद में ये 2017 में ये अमेरिकी सदर ने इसको अपना चीफ स्ट्रेटजिस्ट बना लिया, यानी पॉलिसी मेकर बना लिया, सबसे बड़ा जो पॉलिसी मेकर था। तो ये अगस्त 24 अगस्त 2017 को बनाया गया, और फिर जनवरी में कोई कहते हैं कि 7 महीने इसने काम किया है, और फिर वापस जाकर इसने ज्वाइन कर लिया। इसकी जो ये आदमी जो है ब्रिटिश और यानी जो ये आयरिश है, और इसका कुछ ना कुछ इसका जर्मन से इसका ताल्लुक़ है। ये बकौल एक रेसिस्ट है, जैसा कि कहा गया इसकी दूसरी बीवी ने कि ये यहूदियों के ख़िलाफ़ है। और उसकी क्योंकि 3 इसने शादियां की हैं, तीनों नाकाम हुई हैं, और तीनों शादियों में इनसे तलाक़ हुई हैं, और उनमें से 3 इनकी बेटियां हैं। तो जो दूसरी बीवी थी उसकी 2 बेटियां एक साथ हुई हैं, ट्विन हुई हैं। तो उसको ये पढ़ाना चाहता था, वो पढ़ाना चाहती थी किसी ऐसे स्कूल में, ये यहूदियों का स्कूल है। तो इसने कहा कि नहीं, इस स्कूल में ना पढ़ाएं, बल्कि इसको फ़लाने स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आदमी पढ़ता है वो यहूदी हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखें, इसने जो है जो एक वर्जीनिया के कॉलेज से, जो प्राइवेट कॉलेज था, वहाँ से इसने BA किया। फिर बैचलर की डिग्री इसने ली अर्बन प्लानिंग के अंदर। फिर इसके अलावा इसने मास्टर की बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया। यहाँ पर ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आ गया, जहाँ से ये इसको बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और यूँ इसने रिपब्लिकन ज्वाइन कर ली, और रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर ली। ये बहुत अरसे तक रिपब्लिकन में रहा। अब इसका एक हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं चीन की माशी बालादस्ती के हवाले से। चीन ने जो काम किया, बहुत चालाकी से ये काम किया कि पहले अपने आप को सॉफ्ट पावर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया दुनिया के अंदर, और इसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसने हाथ पैर खोलने शुरू किए, जिसका जिक्र स्टीवन बेनन की ज़बानी आप सुनिएगा, और फिर उसका हम तर्जुमा करते जाएंगे। जी जैन साहब, एक क्लिप दिखाते हैं पहले नाज़रीन को जी, फिर आप बता दीजिएगा क्या कह रहे हैं। और बज़ाहिर एक अहम ओहदे पर रहे हैं, तो कुछ हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं जी। Very intently, and it's China. And I'd love to just start right off the bat with asking you, what do you think China's true intentions are in kind of their grand strategy? What is their grand strategy? The grand strategy is very simple: is to be a hegemonic world power. I mean, you can see through One Belt, One Road. You can see through Made in China 2025. You can see through everything they're doing, their strategy of being like the East India Company in sub-Saharan Africa, what they're doing in the Caribbean, now what they're doing in Latin America, the economic war, what we call all forces of government, right? All areas of government
focus on the economic war against the United States, their military buildup, they're basically trying to close the South China Sea. It is the most geopolitically ambitious strategy we've ever seen. Let me be very specific. There are three great theories of geopolitics. You've got Mackinder's theory of the Asian landmass. You have Mahan's theory of cutting off the choke points of the world's oceans. And you have Speakman's theory of keeping your enemy off of the Asian landmass. The Chinese are the only power in world history to ever try to do all three simultaneously. You know, Napoleon and Hitler and others tried to do the Eurasian landmass. Others, the British and the American empires, the British Empire and the American system we have today is built off Mahan's naval strategy, and then Speakman's is one from the early 20th century. What China is doing is with One Belt, One Road, trying to basically connect the old Silk Road all the way up to Italy. As we saw in the paper today, the Italian government, the guys in the Five-Star, Di Maio came back from Beijing. They had a huge thing about, hey, we want to end the One Belt, One Road in Italy where Marco Polo essentially left. We had a vote this week in the Maldives which really rejected what they're trying to do in the Mahan strategy of taking all the naval bases and choke points throughout the world. And then Speakman, what they're trying to do is force the United States, which has been a Pacific power, off of the landmass through what they're doing in the South China Sea, what they're doing around Taiwan, etc. They want to push us back to Guam. So listen, they're the most, people have said for years to kind of cover this. A lot of the Wall Street and City of London and Frankfurt crowd have kind of said, oh, well, you know, they're not territorially ambitious. They've never been an expansionist power. Well, they're a geopolitically expansionist power, and it's quite extraordinary what they're doing and doing it at the same time. And do you think that their kind of, let's say, their newfound economic greatness or their perceived greatness post-financial crisis, they always believed they were kind of a second-rate power financially going into 2008, and the world seems to believe that they were the engine of the world's growth from 2009, 2018. Is it that economic growth that they build their geopolitical assertiveness on, in your opinion? Listen, I think it's since time immemorial, the access to the Chinese market, kind of this mystery of the Chinese market, has always drawn in the West, right? Whether it's the British coming there at first with the East India Company, or later the China, schooners from the United States, right? The China trade. It was always this thing about China. What we've seen, and I happen to believe that the Chinese economic system is built on a house of sand. And I think it's going to lead us to a greater financial debacle than 2008 ever was, in the same culprits, the exact same culprits that led to the financial crisis in 2008. The investment banks, the commercial banks, the hedge funds, the government entities, right? The same elites that led to that financial crisis and got bailed out and had no responsibility, no accountability, have been the same exact actors that have exacerbated the situation in China. And so, yes, the reason the world's elites, the party at Davos, the people on Wall Street, what I call the IR departments of China, which are the investment banks, particularly Goldman Sachs and some commercial banks, the lobbyists for China, which is basically the 25 or 30 largest corporations that deal in China today. They're lobbyists in Washington, D.C. These are all, and by the big private equity guys like Schwartzman, these guys, they're all going to have to be held accountable for what went on in China. What China was able to do in basically coordination with the elites in the West was deindustrialize the industrial democracies of the West, both Europe and the United States. That's why Brexit and 2016 are inextricably linked. What it is the exporting of Chinese overcapacity and Chinese deflation in basic industrial goods. And so China has, and from the Chinese point of view, it's been quite brilliant. They've essentially taken 350 million of their people from kind of working poverty to middle class, and 400 million people from abject poverty to working poverty. So essentially 2/3 of their population, because their population I really think is closer to 1.3 or 1.4 billion than what they say in 1.1. So what they've done is heroic in 30 years, okay, from a strategy point of view. But that has been exacerbated by the elites in the West, who basically kind of financed it and brought it along. In fact, the reason Trump was, I think, so special, he said, hey, this is not the way the world has to be. It could be very different. We've basically financed the rise of China. We've built China.
And all he heard for years, and what you heard for years, is no, this is what I call the second law of thermodynamics, or this is an immutable law of physics, the rise of China. And what Trump says, no, this is through human agency. It's the commercial banks, the investment banks, the corporations, the kowtowed to the Chinese regime. And one thing I want to make sure, Kyle, I get up front, this is not about the Chinese people. I served as a naval officer over in China, in the Western Pacific, in the 7th Fleet on a destroyer in the mid-70s. I think 76, 77 is the first time I went to China. I've been involved in China virtually all my life. I've owned businesses over there. I've lived in Shanghai for a while in the French concession. I have a great, not just admiration, but a deep love for the Chinese people. In fact, they have a saying over there called Old 100 Names, which is basically the common man, because there's 100 last surnames in China. So Old 100 Names is essentially the deplorables, right? And those in the Old 100 Names is a sense of common decency, their grit, their determination. What they've been through as a people is nothing short of heroic. The problem we have is we have a totalitarian regime of the Chinese Communist Party, and quite frankly, the leadership, the elite leadership of the Chinese Communist Party, that are really in business with the party at Davos, which is this, kind of scientific, engineering, managerial, financial, cultural elite that I say kind of emanates from the World Economic Forum in Davos, but really is in London and New York, Washington D.C., Silicon Valley. जी मिर्जा साहब, जी, ये कह रहे हैं कि चीन वन बेल्ट वन रोड के मंसूबे के ज़रिए माशी बालादस्ती की हिकमत अमली बना रहा है। अजीम चाइना 2025 का मंसूबा है। ये बेसिकली ये कह रहा है, ये सारा जो कोशिश हो रही है इस वक्त चीन को कंटेन करने की, जो चीन ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का दरमियान में जो ये ग्रुप बना रहे हैं, वो भी चीन को कंटेन करने के लिए करा रहे हैं। इसमें इसने जिक्र किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से तरीका के तहत, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में और उसने जाकर बिजनेस के तौर पर आई थी, फिर जाकर इसने फिर इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया था। इसी तरह से ये अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और एशिया के ममालिक तक रसाई हासिल करके अपने एजेंडे को पूरा करेगा, यानी उन पर कब्ज़ा करेगा। तमाम अमरीकी मुखालिफ मुल्कों को माशी मामले में यकजा करके अमेरिका के ख़िलाफ़ मुत्तहद कर रहा है। अब साउथ चाइना सी का मामला है, उस पर ये अपनी बालादस्ती चाहता है। इसकी चीन की 3 तरजीहात हैं, जिसमें स्ट्रेटजिक हिकमतली के तहत वो समंदरी रास्तों को चेक पोस्ट बनाना चाहता है। उनकी तरजीहात वाज़ेह हैं। चीन का वन रोड वन बेल्ट का मंसूबा अपनी एम्पायर बनाने के लिए है, जैसा कि ब्रिटिश एम्पायर थी, और अमरीकी एम्पायर के मुकाबले में इस मंसूबे पर एम्पायर का मतलब शहंशाहियत है, जैसा कि बरतानिया की शहंशाहियत है, इस वक्त अमरीकी शहंशाहियत है। तो इसके मुकाबले में इस मंसूबे पर अमल जारी है। वुहान स्ट्रेटजी के ज़रिए वो अपने मंसूबे पर अमल कर रहा है। साउथ चाइना सी में वो बालादस्ती बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहा है। मालदीव को अपने असर में ले चुका है। अब ये सूरत हाल ये कहता है कि ये दुनिया के अंदर जो 3 बड़ी स्ट्रेटजी हैं, एक तो वुहान स्ट्रेटजी है, जिसके ज़रिए से वो समंदरी रास्ते को बंद करके और समंदर को अपने लैंड से दूर रखकर और समंदर में रोकना चाहता है किसी दुश्मन को, और अपने लैंड के करीब नहीं आना देना चाहता। दूसरी तरीका वो इस्तेमाल कर रहा है कि तमाम रास्ते खोल रहा है और ज़मीनी ज़रिए से जो भी तरीका इख्तियार किया है, मिसाल के तौर पर उसने ये कहा है कि अगर आप इसको देख लें, जो कि फ्रांस का बहुत बड़ा जो लीडर था, उसने भी एक तरीका इख्तियार किया था कि ज़मीनी रास्ते को इख्तियार किया था जी, लेकिन ये समुद्री रास्ते को भी इस्तेमाल कर रहा है। और ये बात अगरचे गलत है, क्योंकि सबसे पहले जिस वक्त आपका ये अमेरिका को जो तलाश करने वाला आदमी था, जो कि इटली से गया था, स्पेन से गया था, वो अभी पहुंचा नहीं था कि चाइना सिल्क का जो एक एडमिरल के ज़रिए से चाइना सिल्क वहाँ पहुंच गई थी। मुसलमान एडमिरल था चाइना का, वो लेके चला गया था। तो अब वो ये कहता है कि जैसा कि ब्रिटिश एम्पायर थी और वुहान स्ट्रेटजी के ज़रिए अपने मंसूबे अमल कर रहा था, साउथ चाइना सी में वो बालादस्ती बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहा है। मालदीव को अपने असर में ले चुका, ये मैं बयान कर चुका हूँ। उससे सवाल किया गया कि आप समझते हैं कि माशी ताकत हासिल करके क्या वो स्ट्रेटजिक मंसूबे अमल करेगा? उसने जवाब दिया कि चीन ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तहत अपनी हिकमत अमली बनाई है। उसने अमरीकी मार्केट में रसाई हासिल की। ब्रिटिश मार्केट में सबसे पहले चीनी मसनूआत आई। चीन ने बतदरीज अपनी मंसूरात को आली मार्केट में पहुँचाया। 2008 के माशी मुश्किलात में भी चीन की मईशत बढ़ती रही। चीन ने इस दौरान
बड़े बड़े अदारे कंपनियों की मिल्कियत हासिल की। कमर्शियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स में चीन की मजबूत लाबी रही है। इसकी मजबूत लाबी वाशिंगटन डीसी में है। 2016 तक आलमी अशराफिया के ज़रिए से इसके साथ मिलकर चीन ने अपनी एक मजबूत लाबी बना ली है। 25 से 30 बड़ी कॉरपोरेट्स में चीन का असर रसूख है। चीन ने अपनी बरामदात को तेज़ी से बढ़ाया है, 350 से 400 गुना इजाफा किया है। चीन एक बड़ी आबादी है। मकामी तौर पर हम लोगों से काम लेकर अपनी मीशत को मजबूत किया है। इसके बाद कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंक के ज़रिए अपनी मीशत को ग्लोबलाइज किया है, यानी आलमी बना दिया है। इसकी बरामदात और दरामदात में नुमाया फ़र्क ख़त्म हो गया, बरामदात बढ़ गई हैं। 1976 से 1977 से चीन के मामलात को देख रहा हूँ। कुछ कारोबारी ताल्लुकात की वजह से मेरा चीन आना जाना रहा है। आदमी पर हुकूमत का सख्त कंट्रोल है। चाइनीज़ रजीम की मुकम्मल गिरफ्त है। इस कंट्रोल के ज़रिए माशी हिकमत अमली पर अमल किया जा रहा है। जिस तरह लंदन वाशिंगटन में आज़ाद मईशत है, इसका रत्ती भर भी अक्स वहाँ पर नज़र नहीं आता है जी, चीन में नज़र नहीं आता है। ये कह रहा है स्टीवन बेन। अब इस स्टीवन बेनन के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये ख़ुद चीन का एजेंट है, क्योंकि ये चीन में रहा है जी, और इसके चीन की कंपनियों से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये बातें अफवाहें गर्म हैं कि ये असल में चीन के लिए काम कर रहा है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बताएंगे। तो आप जो कुछ बताना चाहते हैं वो बताइएगा, और वीडियो क्लिप्स और भी हैं इनकी। जी बताइए। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मिर्ज़ा साहब, मैं जो जिक्र कर रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट का जिक्र कर रहा था कि उसने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो लैंड के लिए बनाई थी जी, उसने समंदर पे नहीं बनाई थी। ये कह रहा है चीन जो है वो एक तरफ से समंदरी बना रहा है वुहान स्ट्रेटेजी के तहत में जी, दूसरी ज़मीनी तौर पर बना रहा है, और तीसरी जो है माशी बना रहा है। जी, तो ये जो इसने अपने जिक्र किया है अपने उसके अंदर, तो उसका हमने तफसील से जिक्र कर दिया है। अब दूसरी एक वीडियो क्लिप और दिखाते हैं अपने दिखाएं, नाज़रीन आप को, दिखाइए पहले, फिर आप उसके बारे में बता दीजिएगा। जी। अच्छा, अगर आप वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इनका मवाजना करें, वो तो एक ही ज़रिए से आए थे ना, तिजारत तिजारत के और जरिए फिर से, तिजारत के जरिए से आए थे। ये तो इन्होंने 3 रुखी अपना एजेंडा बनाया है। वो ये कह रहा है कि ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो उसमें कामयाब होंगे। तो वीडियो क्लिप दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। In January 2017, we had two, I think, seminal speeches. Okay, we had the Davos speech of Xi President speech Xi. in Davos, yeah. Okay, which was the high hosanna to globalism, Yeah. and it was to me repulsive, repulsive. How the mainstream media and Davos man just sat there and bought it all and said, "What a great leader! What a great humanitarian! What he's going to lead us through about on the world's environment. What he's going to do, for globalization or for the economy." And then you saw Donald Trump's, inaugural address was, I think, 3 days later, in which he said, "Hey, we're getting back to the nation state, and America is going to start to focus on our sovereignty, and other nations to start thinking about their sovereignty. But this globalization and what's coming out of Davos is stripped our sovereignty from us, and we're going to reassert that." And 2 years later, which happened this week, was Mike Pence's speech about the new strategy of the United States, which Happened last night. has really been going along for quite a while, which is now kind of engaging China, right? An engagement with China, but not like Henry Kissinger and not like the Thucydides trap crowd. And I know you did this seminal interview with Graham Allison, but not what those guys want, which is to kind of us stumble along and play along with China. This is, this is a direct confrontation with China to say, we're not going to take it anymore. You've been in economic war with us, and we're going to reassert us. Your question about how they ingratiate themselves, they're the guys who wrote the biggest checks. Right. They wrote checks to the universities. They wrote checks. They've essentially bought off the City of London and Wall Street and the corporations. You just know. I say this in a sense of kind of anger. The great investment banks in London and in New York became the investor relations department for this regime. Okay. In the pursuit of profits. In the total pursuit of profits. Yes. And corporations became their lobbyists. When Lee Hu's deputy came to the United States about 4 weeks ago
when they had this kind of last round of trying to put something together in the trade deal. There wasn't much going on, but he sent his deputy and a small contingent to see Steve Mnuchin and the guys at Treasury. They went to, the very first stop they made was to, the day before they went to Treasury, they stopped and they had a meeting with, I think it was 15 or 20 large corporations, the heads of government affairs, and I think the presidents, not the CEOs, because the guy wasn't high enough. And he basically said, hey, boys, you have a problem, right? And you have to figure out how to help us fix it, okay? Another thing, they had, Wang Qishan announced this kind of financial advisory panel. Being on their back foot by the Trump strategy, they kind of said, hey, we need a financial advisory panel to help us understand what the United States wants, what the United States needs. And it was named, Paulson and Schwartzman and all these characters. And it's interesting. When they need somebody to kind of come over and, help intermediate with the United States, they go to the same guys that have been profiting on this. My understanding is that people came back and said, hey, the UN General Assembly is happening. It's opera season in New York. My schedule's full. And Wang Qishan said, hey, boys, I don't think you're listening. We're having a meeting. I want everybody to show up. This is general quarters. And so, no, I think when we look back on this, it's going to be, people are going to be absolutely stunned when they see how the elites, right, of the Western democracies and the United States went along with China and exacerbated a situation when it was quite evident they were at economic war with us. जी मिर्जा साहब, वो ये कह रहा है कि आपने लॉबी का जिक्र किया है, जिसमें इन्होंने कहा ना कि जो चीन ने ये बड़ा काम किया है, अगर ये बात कह रहा है कि अगर वो इस पर कामयाब हो गया है, चीन ये कहना ये चाहता है कि जो अमेरिका के जो सारे थिंक टैंक हैं जी, और अमेरिका के जितने भी उमरा हैं, वो सब चीन अपने साथ कर लिया है, उसने पैसे देकर उन लोगों को अपने साथ मिला लिया है जी। और वो ये कहना चाहता है कि अमेरिका की रियासत हवा में उड़ गई है, यानी जो उसका बुनियादी मकसद है वो यही है। अब अमेरिका के पास सिर्फ एक ताकत है, वो है ताकत जो मिलिट्री पावर है, उसकी ताकत है। तो मिलिट्री पावर तो अब जब बनेगी जब ये कोरोना से बचेगा जी, तो अब वो ये इल्ज़ाम भी शायद ये लगाना चाहता है कि कोरोना वायरस भी इन्होंने ही छोड़ा है, तो वो नहीं लगा रहा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप लगा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी रेसिस्ट है, ये भी रेसिस्ट है, यानी एक नस्ली लोग हैं, ये वाइट लोग हैं, ये अपने आप को वाइट कहते हैं। और इसकी वाइट पर जिस ज़माने में ये था, उस ज़माने में वाइट नस्ल के एक फसादात भी हुए थे उस वक्त में, और इस पर एतराज़ हुआ था, नस्ल परस्ताना सोच रखते हैं। जी हाँ जी। तो उसने कहा, सवाल उससे किया गया कि आपने लॉबी का जिक्र किया है, चीन का थिंक टैंक और तालीम इदारे मिलकर किस तरह काम करते हैं। इसने जवाब में कहा कि चीन की हुकूमत को मीडिया, आवाम और थिंक टैंक की मुकम्मल हिमायत हासिल है, उनके हर कदम की हिमायत करते हैं, उसे सराहते हैं, क्योंकि चीन की हुकूमत जिस हिकमत अमली पर अमल करती है उसके नताइज अच्छे आ रहे हैं। ये दुनिया ग्लोबलाइज है, यानी दुनिया एक छोटा सा विलेज गांव बन गई है, जिसका उन्हें इदराक है, जिनका उनका पता है, उसी के तहत वो अपने मंसूबे को तश्कील देते हैं। अमेरिका को चाहिए कि चीन से मामलात बढ़ाए, उनसे लेन देन करे, क्योंकि बड़ी तादाद में चाइनीज़ अमरीकी तालीमी इदारों में हैं, अहम कारपोरेट सेक्टर में हैं, इनके माहिरीन हैं। हम उलझ कर मामलात को संवार नहीं सकते, उसे अपने हक़ में बेहतर कर सकते हैं। चीन के साथ बराह माशी जंग अमेरिका के मफाद में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं, मगर इसका नतीजा मस्बत नहीं आएगा। ट्रंप को अपने इक़दामात वापस लेना पड़े, अमेरिका को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। मीडिया में बहुत शोर रहता है कि अमेरिका दब रहा है, जिसका इज़हार खवास में होता है और फिर खवास यानी उमरा के अंदर होता है, फिर आम अमरीकी भी इस पर इज़हार ख्याल करने में लगते हैं। मगर मेरी तजवीज़ ये है कि चीन से मामलात बढ़ाकर ही नताइज हासिल कर सकते हैं। मगरबी जमहूरी तर्ज़ हुकूमत और चीन की हुकूमत में बहुत फ़र्क है, वहाँ मुकम्मल कंट्रोल है। अब ज़ैन इसमें ये बात ये है कि इसके बाद में इसका ख्याल बदला है, ये पुराना है। ये कहता है कि अब एंगेजमेंट का दौर ख़त्म हो गया है जी, अब जंग के अलावा कोई हल नहीं है। ये दूसरे लोग कह रहे हैं, जो उनके जो थिंक टैंक है, उस पर हम जी अगला जो प्रोग्राम संडे को करेंगे वो उस पर करेंगे, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। वीडियो दिखाते हैं, इसको मुकम्मल करें, फिर आगे चलें। जी, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। When Trump won in a complete, upset that nobody saw coming, and particularly you have this post-war, liberal, democratic, rules-based order, okay? The Chinese have done nothing but game the system from day one on every set of rules. The rules are what they determine they are, Yeah. okay? And nobody calls them on it.
because everybody thinks they're too weak. And so in the corporations, I think The until corporation's afraid to call them on it because, Absolutely, because they 100%. know if they say 100%. that we can't get our money out, they shut they'll their be, business they'll be off. shut down. Shut There's down. a quid pro quo. Shut down. They absolutely fear it. Look at when they came back on this whole, by the way, on the entire situation with the tariffs, and tariffs are just not about tariffs and not about protectionism. That's why Trump's done it at such a scale. Remember, before Trump got here, people were talking about $25, $30 billion of tariffs. It was like, oh my God, that's so huge. Trump's program is $500 billion in tariffs, right, to tariff goods, because he knows the Chinese can't respond. Correct. And here's why they can't respond. People in the United States have to understand one thing. The Chinese look at us as a tributary state to them, and let me explain that. China's been around for 4,000 years, right? They've had good runs and they've had bad runs, okay? But one thing they know, and the reason they're still organized as a nation over 4,000 years, right? They know how to handle allies and they know how to handle bad guys, okay? Now what they've done is they've got this system called barbarian management, and they know how to manage barbarians. The way they manage the barbarians is they take the leaders of the barbarians and they give them a taste of the good life. And you're going to be something special. You're going to get a special deal. Now, what happens back into the tributary state is whatever happens. That's your problem. Right. Okay? So you're going to in the United States, what they have done for 25 and 30 years is played us as a barbarian state, barbarian management. Okay? They incentivize our elites, and our elites deindustrialize, particularly the upper Midwest of this country. It's the reason Donald Trump's president. Your audience should understand one thing that's important is that, you know, J.D. Vance, the great guy from Yale who Hillbilly wrote Elegy, yeah. Hillbilly Elegies is the best sociological study of the Trump voter. And it was J.D. Vance who told me, he says, hey, those studies that come out of MIT and Harvard show that there's a direct correlation between the factories that left for China, the jobs that left with them, and the opioid crisis. Because this is not about It's tariffs. actually logic. It's not about tariffs. What this is about is human dignity and self-worth. Those factories went, Wall Street made the money, the corporations benefit from it for lower cost, and devil catch the hindmost on the workers. And so this is what Trump is kind of totally reversed. Now, what China sees us as is we're a tributary state. We send them natural resources, soybeans, beef, cattle, Boeing Airlines and Apple products. Oh, excuse me. We don't send Boeing Airlines and Apple products. You know why? Because they forced Boeing to do a joint venture and they forced Apple to make the products over there. So we're Jamestown to their Great Britain. Okay, and that's why the tariffs at the scale that Trump put them up at, they can't respond to. जी मिर्जा साहब वो ये कह रहा है कि अमेरिका अपनी सरमायाकारी के ज़रिए तिजारत को फ़रोग़ देता है, फिर कंट्रोल करने लगता है। मौजूदा सूरत में ट्रम्प नाकाम रहे, उन्होंने हाफ ट्रिलियन डॉलर टैरिफ बढ़ाया है, लेकिन चीन ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया, जिसके बाइस माशी मसाइल बढ़े, शट डाउन की कैफियत होगी। अब मसला ये है कि ये आदमी ने इन्वेस्टमेंट में भी काम किया है, चीन में भी काम किया है, इसने फिल्मों में भी काम किया है, इसने वहाँ कारोबार करते रहे नहीं चीन में। वो इसने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, फिर इसने सहाफ़ियों के साथ मिलकर काम किया। वो ये कहता है कि जिसके बाइस मसाइल बढ़े हैं, हाफ ट्रिलियन डॉलर बढ़ाया, लेकिन चीन ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया, जिसके बाइस माशी मसाइल बढ़े, शट डाउन की कैफियत हो गई है। ये मसले का हल नहीं था। डेमोक्रेट इस मामले में मुख्तलिफ हिकमत अमली रखते हैं, जबकि रिपब्लिकन टकराव पर कारबंद रहते हैं। चीन 4000 साल से इल्ज़ाम रखते हैं, वो एक कौम है जिसकी 4000 साला कदीम तहजीब है, जबकि अमेरिका इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमेरिकी इदारे चीन के लोगों को बराह रास्त नौकरियाँ देते हैं, चाइनीज़ माहिरीन की बड़ी तादाद अमेरिकी इदारों में मुलाजमत करती है। इस तरह इनका असर रसूख कायम है और 20 से 25 बड़े कारपोरेट सेक्टर हैं, अहम अहदों पर फ़ायद हैं, वहाँ इनके फैसलों पर अमल होता है। इस तरह हम चीन से बराह रास्त टकराव पर नहीं जा सकते। चीन एक बड़ी माशी ताकत है, इसलिए है कि उसने अपने लोगों को तरबियत पर तवज्जो दी, उन्हें मगरिब और ख़ुसूसन अमरीकी आला तालीमी इदारों में पढ़ाया, जिसके बाइस मुख्तलिफ शोबों में उनके माहिरीन की तादाद बढ़ने लगी। हमें चीन के साथ मामलात में दानिशमंदी का मुज़ाहरा करना चाहिए। ये मामला बिल्कुल वो सही कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद अब वो ये कह रहे हैं कि ये ऑप्शन ख़त्म हो गया है, हमारे पास एक सिर्फ वाहिद जंग का रास्ता रह गया है, जी, जो भी शायद उनके पास नहीं रहेगा, इस लिहाज से नहीं रहेगा कि इसराइल उसको सुपरसीड कर जाएगा। जी, अब आगे चलिए। जी, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो बहुत ही फेवरेट आदमी है जी। हम तो उसका बहुत माहिर हम उसके लुइस जो है फरख खान जो है, वो क्या गजब की अंग्रेजी बोलता है, और क्योंकि वो मिनिस्टर भी रहा है अमेरिका में। अच्छा, वो स्टाइल, वो जो कुछ कह रहे हैं ना, वो बॉडी लैंग्वेज
देखने और वाली वो है। उसका दिल और दिमाग साथ काम करता है और जी। साथ बॉडी भी काम करती है। जी, तो वो जो स्पीच है उनकी, वो इसका वो क्लिप आप है छोटा दिखाइए, सा। मैं उसका तर्जुमा कर जी, देता वो हूँ। क्लिप दिखाते हैं अपने नाज़रीन को, फिर आप उसके बारे में बता दीजिएगा। And I have warned all of you. I told you that the army was coming. I told you to get your act together and clean up your act, because they're coming with a mind to slaughter us. Have I said it? Not just for a year, but for 3 decades. I have been warning you about the government of America planning a war not only with a Muslim overseas, but with black people and the nation of Islam in America. Have I not done that? Now, Mr. Trump, you can come and you can bring your army. But if you read this book and know what your people have planned and are carrying out against young black men, then you come. But I'm going to warn you, Mr. Trump. This is not a forsaken people. And the God that we serve has promised us that he would fight our battles. We don't have no gun to equal yours, but we got a God. Check out the West Coast. You never seen no rain like that. You haven't seen nothing yet. Hey, in the Middle East, y'all think that Dubai is a nice place to run and hide now? You can get in the hotel and order some liquor in a Muslim country. They might even have a pig foot there for you. But they woke up one morning a week or so ago in Dubai with 10 inches or 10 centimeters of snow on the ground in the desert. Don't you ever think that you can go somewhere and God can't get to you when he wants to make an example of you. So I'm saying to Mr. Trump, not being disrespectful, I'm going to talk to you about him now. Who is he? You can come, bring your army, but if you slaughter my little young brothers, watch what God will do for you, Mr. Trump, and for the country that you said you want to make great again. That's not going to happen, Mr. Trump. America will never be made great again. Her days of greatness are over. The God of justice has come. वो कहता है कि मैं बार बार इसका इजहार कर रहा हूँ कि अमेरिकी लोगों के साथ अमेरिकी हुकूमत लोगों के साथ ज़्यादती कर रही है, उन्हें धमका रही है। शिकागो में ट्रंप आकर मेरे भाइयों को धमकी देते हैं। मैं गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ये कह रहा हूँ कि अमेरिकी हुकूमत न सिर्फ मुसलमानों से जंग चाहती है बल्कि वो सियाफामों को भी मारना चाहती है। ट्रंप से उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं और आर्मी भी ला सकते हैं। ये किताब आपने देखी होगी, इसमें कुछ हक़ायक़ हैं, आप सियाफामों गुलाम न समझे। एक किताब को वो दिखा रहे हैं जी।
मिडिल ईस्ट वाले आपको क्या समझते हैं कि ये आपके हमदर्द हैं? मिडिल ईस्ट वालों से मुखातिब हैं। हाँ जी हाँ, दुबई में 10 सेंटीमीटर और 10 इंच बर्फबारी देखी आपने, जहाँ पर सिर्फ सहरा होता था। जी। हालांकि वो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ कुदरती निज़ाम के ख़िलाफ़ अपना निज़ाम बनाकर ये समझते हैं कि खुदा के कामों को अपने हाथों में ले लेंगे। मैं ट्रम्प से कहना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? तुम हमारी फ़ौज, तुम हमारे ख़िलाफ़ फ़ौज लेकर आओगे? मेरे नौजवान बाहिम्मत हैं, खुदा की तरफ देख रहे हैं। जो कुछ आप करना चाहते हैं वो नहीं हो सकेगा। अमेरिका दोबारा उभर नहीं पाएगा। आपका वक्त ख़त्म हो गया। आप खुदा की पकड़ में आ गए हैं। जो कुछ दुनिया के साथ किया है, इसका हिसाब का वक्त आ गया है। जी। जो बात हम कहते हैं वो लुइस ने वहाँ पर कह दी है। जी। देखिए जैन साहब, चीन ने कमाल का काम किया है। एक तो ये है कि जो रॉकफिलर हैं, जो बिल गेट्स हैं, दीगर लोग हैं, ये सारे लोग जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे दुनिया को गुलाम बना लें। जी। स्टीव बैनन ने जो बात कही है वो बड़ी अजीब बात कही है और नई बात कही है कि अमेरिका में जो लॉबी है चीन की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और चीन में अमेरिका में चीनी कोई लॉबी बनाए तो वो वो जायज़ है, वहाँ पर कानूनी है वो, क्योंकि वो पैसे देते हैं। वो पैसे देते हैं और अपने लोगों को। तो इस तरह से अगर ये बात अगर कर ली है तो वो फिर चीन में अमेरिका के, अब पहले ये होता था कि जितने भी ये जो स्टीव बैनन जैसे लोग और फ्रैंकलिन जैसे लोग, ये लोग सारे रूस के पीछे पड़े रहते थे। अब उन्होंने रूस को छोड़ दिया, वो कम्युनिज्म तो छोड़ दिया ना, खत्म ही हो गया। नहीं, कम्युनिज्म के तो खिलाफ हैं, लेकिन कम्युनिज्म तो पार्टी ये सबसे बड़ी पार्टी है। वो रूस कहते हैं कि रूस से हमें मिलकर रहकर और चीन के खिलाफ काम करना है। अब सारी कोशिश ये कर रहे हैं, जब से रूस का जो है वहाँ पर इमदादी सामान पहुँचा है, उसके बाद में सारी फ़िज़ा बदल गई है और रूस को जो है वो जैसे चीनी और हिंदुस्तानी भाई का दाम एक ज़माने में हिंदुस्तान में लग रहा था, वो अब लगना शुरू हो गया रूसियों का। और फिर रूसियों का भी एक स्टाइल है, रूसी कभी अमेरिका से नहीं लड़ते, वो हमेशा अमेरिका से दोस्ती करते हैं और अपना गुजारा करते हैं, अपने दूसरे नंबर पर रहना पसंद करते हैं, वो कभी नंबर 1 बनना नहीं चाहते। लेकिन अब ये चीनी जो है, जो पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की है, बहुत डीप पॉलिसी अडॉप्ट की है। और इसमें मैं ये बात फिर बाद में करूँगा कि बहरे चीन में उन्होंने क्या किया, साउथ चाइना सी में कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लाए हैं और जो बड़ी ताकत के साथ में मट्टी फेंक सकती थी, यानी मट्टी से ज़मीन से मट्टी फेंकती थी समंदर के अंदर जी, और वहाँ बहुत दूर तक फेंकती थी। और वहाँ उन्होंने नए जजीरे बना दिए और नए जजीरे बनाकर वहाँ पर फौजी अड्डे बना दिए उस जजीरों पर। और वो ऐसे, जैसे मैंने एक ज़माने में आपको याद होगा कि कहा था कि इंडिया जो बहुत इतरारा है, वो उन्होंने इतनी बड़ी तोप बना दी है कि जो तुमने वहाँ पर जो सारा अपना तुम्हारे वहाँ पर अड्डा है उसमें, उस इलाके में जहाँ पर ये लड़ाई हो रही है नीफा के अंदर, वहाँ तो तुम्हारे को पानी में बहा देगा। तो उसके बाद में आपको याद होगा कि वो ये मोदी गया वहाँ पर, दोस्ती कर ली, कहने वो तोप चलाएगा, पानी की तोप चलाएगा और तुम्हारा सारा उड़ के चला जाएगा। मैंने ये बात कही थी, जिसको आपको याद होगा कि वो 40,000 आदमी ने देखा उनको और फिर वो इंडिया के लोगों ने, और फिर जाकर वो उन्होंने दोस्ती कर ली। 1 मिनट में आप ज़रा ये बता दें, ये जो माहौल अभी वबा वाला है, इस दौरान इंडिया को हारपून मिसाइल और दूसरे भारी असला, देखिए हमारा उसका एग्रीमेंट अमेरिका, देखिए हमारे पास हारपून मिसाइल मौजूद हैं जी, और जो उसने वो जो दिए हैं उसके पास वो मौजूद हैं। लेकिन इनकी जो हालत, जैसे मिग की आप 21 की हालत देख लें कि इनकी जो, अगर आप इस पर एक प्रोग्राम रख लें तो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर दे दूंगा कि अब तक इनके कोई 36 जहाज़ गिर चुके हैं और बड़ी तादाद में इनके इतने दुगने आदमी मारे जा चुके हैं जब से ये मिग 21 की जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ जी। इसी तरह से अपाची का हेलीकॉप्टर आया है, वो भी ज़मीन में लैंड कर गया। इनको मसला ये है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना नहीं आता, रूसी को नहीं आता, जो कि बहुत आसान है और बहुत रोबस्ट भी है। इसके मुकाबले में हमारी भी तो हिकमत अमली होगी ना कि हमारे पास, इसलिए कि हारपून जो दिए हैं वो हमारे पास पहले से मौजूद है, 20 साल पहले मौजूद है हमारे पास हारपून, तो बस ठीक है, हमारे पर कोई असर नहीं पड़ता इसके हारपून देने से। अच्छा, वैसे भी नहीं पड़ता। दूसरी जो इगला, जो आपको याद होगा कि हमने एक ज़माने में आपसे कहा था कि ये इगला एक ऐसा चाइना का, यानी रूस का एक हथियार है जो शायद हमने भी ख़रीद लिया है, ये हमें तो नहीं मालूम, लेकिन इंडिया ने क्यों ख़रीदा। होता ये है कि जो चीज़ हम ख़रीदते हैं या जो चीज़ इंडिया ख़रीदता है, हम यूँ कहते हैं कि जो चीज़ इंडिया ख़रीदता है हम भी ख़रीद लेते हैं जी, या जो चीज़ हमारे पास होती है तो इंडिया ख़रीद लेता है।
जैसे हारपून मिसाइल हमारे पास थे तो इंडिया ने ख़रीद लिया अमेरिका से, उसको बड़ा फंसा के इनके पास हारपून है तो बहुत बड़ा, तो हमारे पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ईगला का जो जैम करने वाली डिवाइस है वो ख़रीदी है इन्होंने, मैंने $15 बिलियन दिए हैं रशिया को, वो ख़रीदे और बहुत से और चीज़ें ख़रीदी रशिया से। ये कुछ भी कर लें, जब वो एक्शन का टाइम आता है तो फिर हमारी तरफ से अच्छा वो जवाब होता मतलब है। ये होता है कि अच्छा, इनके अब पास मुझे- सलाहियत नहीं है कि जो इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं है। अब मुझे कहा जा रहा है कि वक्त ख़त्म हुआ। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।